UNESCO World Heritage Sites in India. फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डेवस्टेटिंग वॉर्स में से एक थी। 1939 से 1945 के बीच चले इस वॉर में बड़े पैमाने पर डेथ और डिस्ट्रक्शन हुआ था। वॉर के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए और वर्ल्ड में पीस, कल्चरल एक्सचेंज और डायलॉग प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड लीडर्स ने एक संगठन बनाने का फैसला किया। इसके फलस्वरूप 1945 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का जन्म हुआ। यूनेस्को का मेन ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन, साइंस और कल्चर के एरियाज में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से वर्ल्ड पीस अचीव करना। 1960s में इजिप्ट में एक घटना घटी जिसने पूरे वर्ल्ड का ध्यान मानव समाज के कल्चरल हेरिटेज या सांस्कृतिक विरासत की तरफ खींचा। इजिप्ट का प्राचीन अबू सिम्बल टेम्पल पास ही में बने डैम के कारण डूब रहा था। यूनेस्को ने इसे बचाने के लिए इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशन का आयोजन किया। इस मिशन की सफलता ने वर्ल्ड कम्युनिटी का ध्यान कई और ऐसे हेरिटेज साइट्स की तरफ खींचा जो मानव समाज की धरोहर थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश खतरे में थी। उसके कुछ ही साल बाद ऐसी साइट्स जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की सभ्यता और कल्चर के प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर, जानबूझ के किया हुआ डिस्ट्रक्शन, आर्थिक दबाव, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा जैसे डिजास्टर्स से बचाने के लिए पहली बार 1972 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का आयोजन किया। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में डिसाइड किया गया कि 21 मेंबर्स की एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनेगी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सिलेक्ट करेगी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कमेटी ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: कल्चरल, नेचुरल या मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कल्चरल साइट्स का ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। नेचुरल साइट्स नेचर के प्रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। मिक्स्ड साइट्स अपने कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस दोनों के लिए जानी जाती हैं। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चयन होने के कई लाभ हैं, जैसे कि चुनी हुई साइट्स पर ग्लोबल अटेंशन या वैश्विक ध्यान आकर्षित होता है। इस साइट के संरक्षण के लिए गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फंड अरेंज करने में आसानी होती है। ऐसे में साइट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व करना आसान हो जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर के दौरान कोई हार्म नहीं पहुंचे, इसलिए सभी कंट्रीज जिनीवा कन्वेंशन और हेग कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल साइट्स से बंधी हैं। इंडिया में भी यूनेस्को ने कई साइट्स को पिछले कुछ वर्षों में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया है। जाहिर सी बात है, इंडिया जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशन में कई साइट्स यूनिवर्सल वैल्यू रखती हैं। 2022 तक यूनेस्को के द्वारा इंडिया की 40 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया है। इनमें 32 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स और 1 मिक्स्ड कैटेगरी की साइट है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं कल्चरल साइट्स से। कल्चरल साइट्स। अजंता एंड एलोरा केव्स। अजंता एंड एलोरा के रॉक कट केव्स को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। दोनों केव्स का समूह महाराष्ट्र के औरंगाबाद सिटी के पास लोकेटेड है। अजंता ग्रुप में 29 केव्स हैं जो विशेष रूप से बुद्धिज्म को समर्पित हैं। अजंता केव्स वघोरा रिवर के पास सह्याद्री रेंजेस को एक्सकेवेट कर बनाया गया था। इन केव्स को 200 BC और 650 AD के बीच बनाया गया था। इन्हें मेनली सातवाहनाज और वकटक डायनेस्टी, जो कि पेनिनसुलर इंडिया में रूल करते थे, उनकी देखरेख में बनाया गया था। 29 केव्स में से 25 का उपयोग विहाराज या बुद्धिस्ट मंक्स के हाउसिंग के रूप में किया जाता था, जबकि 4 का उपयोग चैत्याज या प्रार्थना सभा के रूप में किया जाता था। केव्स को डेकोरेट करने के लिए बुद्ध के जीवन और जातका कथाओं से जुड़ी थीम्स का इस्तेमाल किया गया है। अजंता केव्स में बनाई गई वॉल पेंटिंग्स को फ्रेस्को पेंटिंग्स कहते हैं। ये यहां का मुख्य आकर्षण है। पेंटिंग्स के अलावा स्कल्पचर से भी केव्स को डेकोरेट किया गया है। बीते जमाने में अजंता केव्स इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था और उनका डिस्क्रिप्शन चाइनीज ट्रैवलर फाहेन
और ह्युनसेंग की यात्रा वृत्तांतों या ट्रैवल अकाउंट्स में भी मिलता है। अजंता से कुछ ही दूरी पर एलोरा केव्स हैं। एलोरा केव्स 34 केव्स का ग्रुप है, जिनमें से 17 ब्राह्मणिकल, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन रिलीजन से संबंध रखने वाले केव्स हैं। अजंता से अलग एलोरा के केव्स उस समय के तीनों मेजर रिलीजन्स हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को डेडिकेटेड हैं। एलोरा के केव्स को विदर्भ, कर्नाटका और तमिलनाडु के डिफरेंट वर्कर्स ग्रुप्स द्वारा 5th सेंचुरी एडी से 11th सेंचुरी एडी के बीच बनाया गया था। इसलिए एलोरा केव्स के आर्किटेक्चरल स्टाइल और सब्जेक्ट्स काफी वेरीड हैं। कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि केव नंबर 16 में है, काफी रिमार्केबल है। इसकी खासियत है कि इसका कंस्ट्रक्शन एक बड़े रॉक को कट कर टॉप टू बॉटम किया गया है। नेक्स्ट कल्चरल साइट है ताजमहल, उत्तर प्रदेश। आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल के चरमोत्कर्ष को रिप्रेजेंट करता है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बिलवड वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। कंस्ट्रक्शन 1632 में स्टार्ट हुआ और 1648 में कंप्लीट हुआ। पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बना ताजमहल इस्लामिक, भारतीय, पर्शियन और टर्किश आर्किटेक्चरल स्टाइल के एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। इसके कंस्ट्रक्शन में सिमेट्री का पूरा ध्यान रखा गया है। ताजमहल एक रेक्टेंगुलर गार्डन के एक एंड पर बनाया गया है। मेन मकबरे के चारों तरफ 4 खूबसूरत मीनारें हैं। बगल में ही यमुना नदी बहती है, जो ताज की खूबसूरती को रिफ्लेक्ट करती है। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में फेमस मकराना मार्बल्स का यूज किया गया है, जिसके कारण ताज दिन के डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट दिखता है। सुबह सुबह ताज गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफेद, सूर्यास्त को रेडिश ग्लो के साथ दिखता है। फुल मून नाइट पर ताज काफी चार्मिंग और इंचेंटिंग दिखता है और टूरिस्ट्स इसे फुल मून पर देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। यूनेस्को ने 1983 में ताज को उसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। नेक्स्ट कल्चरल साइट है सन टेम्पल, कोणार्क, ओडिशा। कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा के फेमस टूरिस्ट स्पॉट पुरी से 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। कोणार्क टेम्पल सी कोस्ट पर लोकेटेड है और पहले के जमाने में सेलर्स के लिए नेविगेशनल पॉइंट की तरह एक्ट करता था। इसे यूरोपियन सेलर्स ब्लैक पगोडा कहते थे, क्योंकि ये दूर से दिखने पर ब्लैक कलर का एक जायंट टावर की तरह दिखता था। कोणार्क सन टेम्पल को बनवाने का श्रेय ईस्ट गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हादेव I को दिया जाता है। माना जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन 1250 एडी के आसपास हुआ था। इसका कंस्ट्रक्शन सन गॉड के विशाल 100 फुट चैरियट के रूप में किया गया है। इस चैरियट को पुल करने के लिए 12 पेयर्स ऑफ स्टोन व्हील्स और 7 स्टोन हॉर्सेस भी बनाए गए हैं। टेम्पल पारंपरिक कलिंग वास्तुकला का एक फेमस एग्जाम्पल है। इसके ओरिएंटेशन को केयरफुली ईस्ट की तरफ रखा गया है, ताकि सूर्य की पहली किरण इसके प्रिंसिपल एंट्रेंस पर पड़े। टेम्पल वॉल्स इंट्रिकेट स्कल्पचर से डेकोरेट की गई हैं, जिनका थीम हिंदू मिथोलॉजी और कल्चर से डिराइव्ड है। कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट कल्चरल साइट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम या मामल्लापुरम में मॉन्यूमेंट्स के ग्रुप का कंस्ट्रक्शन पल्लवा डिनेस्टी के राजाओं ने 7th से 8th सेंचुरी एडी के बीच में तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पर किया था। मामल्लापुरम पल्लवा डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था, जहां से पल्लवास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कंडक्ट करते थे। इसके कारण मामल्लापुरम पल्लवास का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी था, कैपिटल कांचीपुरम के बाद। पोर्ट सिटी और ट्रेडिंग हब होने के कारण मामल्लापुरम काफी प्रॉस्परस था, जो यहां बने अप्रॉक्सीमेटली 40 छोटे बड़े मॉन्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट होता है। मामल्लापुरम के मॉन्यूमेंट्स को द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का प्रीकर्सर भी कहा जा सकता है। द्रविडियन स्टाइल का फुल डेवलपमेंट पल्लवास के बाद आने वाले चोला डायनेस्टी के समय हुआ। मामल्लापुरम की साइट पर 40 डिस्टिंक्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, जिन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है रथास टेम्पल्स, जो रथ या चैरियट शेप के इंडिविजुअल टेम्पल्स हैं। दूसरा है मंडपास या केव टेम्पल्स। तीसरा है रॉक रिलीफ्स, जिन्हें बड़े रॉक्स को तराशकर बनाया गया है। और चौथा है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। रथ टेम्पल्स को लार्ज रॉक्स को तराशकर रथ की शेप दी गई थी।
रथ टेम्पल्स में सबसे पॉपुलर 5 रथ टेम्पल्स हैं जिन्हें पांडवास को डेडिकेट किया गया है। इन 5 रथ टेम्पल्स के नाम हैं धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। धर्मराज रथ इनमें सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा। मंडप या केव टेम्पल्स को अजंता और एलोरा के टेम्पल्स की तरह हिल फेस को काटकर बनाया गया था। रॉक रिलीफ्स ऐसे मॉन्यूमेंट्स को कहते हैं जिन्हें लार्ज रॉक्स को काटकर बनाया गया था, लेकिन इनका फॉर्म चैरियट्स के शेप का नहीं था। इनमें इंपॉर्टेंट है डिसेंट ऑफ गैंजीज, जिसे अर्जुनाज पेनेंस भी कहते हैं। लास्ट ग्रुप है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का, जिन्हें रॉक्स को काटकर नहीं बल्कि उन्हें जोड़कर बनाया गया था। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है शोर टेम्पल। शोर टेम्पल फुल फ्लेज्ड टेम्पल कंस्ट्रक्शन का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है। यह पल्लवास के टेम्पल आर्किटेक्चर का हाईएस्ट पॉइंट को डिनोट करता है। महाबलीपुरम के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया था। नेक्स्ट कल्चरल साइट है खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। खाजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक एंशिएंट सिटी है। यहां प्रेजेंट टेम्पल्स को खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन चंदेला डिनेस्टी के द्वारा 950 से 1050 एडी के बीच में कराया गया था। ओरिजिनली 85 टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे, लेकिन समय की मार, प्लंडरिंग्स और डिस्ट्रक्शन के बाद अब 20 ही सर्वाइव कर पाए हैं। खाजुराहो टेम्पल्स 2 मेजर रिलीजन्स हिंदुइज्म और जैनिज्म को डेडिकेटेड हैं। ये टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुए नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। खाजुराहो टेम्पल्स अपने इंट्रिकेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। रिलीजियस थीम्स के अलावा ये स्कल्पचर्स कॉमन लाइफ के इवेंट्स को भी डिपिक्ट करते हैं। जैसे कुछ स्कल्पचर्स वुमेन को मेकअप अप्लाई करते हुए दिखाते हैं, वहीं कुछ पॉटर्स, म्यूजिशियंस, फार्मर्स और अन्य कॉमन फोक्स को दिखाते हैं। कुछ टेम्पल्स में इरोटिक स्कल्पचर्स भी हैं और ऐसा माना जाता है कि इनका थीम वात्सायना के फेमस नॉवल कामसूत्र से डिराइव्ड है। खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में कुछ फेमस टेम्पल्स हैं विश्वनाथ टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल। खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट नामित किया गया था। नेक्स्ट कल्चरल साइट है फतेहपुर सीकरी। मुगल एम्परर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना कैपिटल बनवाया था 1572 से 1585 के बीच में। इससे पहले मुगलों की कैपिटल आगरा हुआ करती थी, जो फतेहपुर सीकरी से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा कहा जाता है कि एम्परर अकबर एक सन को प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे थे। अपनी मुराद लेकर वो सूफी सेंट सलीम चिश्ती के खानख्वाह पहुंचे, जो सीकरी में ही रहा करते थे। सेंट सलीम चिश्ती की ब्लेसिंग से उन्हें सन की प्राप्ति हुई। इसी कारण से अकबर ने सेंट को ऑनर करने के लिए अपना कैपिटल आगरा से सीकरी शिफ्ट किया। 1573 में अकबर के गुजरात में जंग जीतने के बाद इस सिटी का नाम फतेहपुर सीकरी या सिटी ऑफ विक्ट्री रखा गया। फतेहपुर सीकरी सिटी के अंदर समय के साथ कई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, जिनमें बुलंद दरवाजा, 5 महल, जोधाबाईज पैलेस, सलीम चिश्तीज टूम, जामा मस्जिद, इबादत खाना एटसेट्रा पॉपुलर नेम्स हैं। बुलंद दरवाजा सिटी के सदर्न साइड का एंट्रेंस है और इसकी हाइट 54 मीटर्स है। इसको अकबर ने गुजरात पर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। पंचमहल एक 4 स्टोरी की स्ट्रक्चर है फोर्ट के अंदर, जहां अकबर और उनकी बेगम फेमस म्यूजिशियन तानसेन के म्यूजिक का आनंद उठाते थे। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी के अंदर बनाया गया था। इसमें अकबर डिफरेंट रिलीजन्स के स्पिरिचुअल लीडर्स से मिलते थे और उनके साथ डिस्कशंस किया करते थे। सलीम चिश्ती का टूम जामा मस्जिद के पास ही है, जहां जामा मस्जिद और पूरा फतेहपुर सीकरी फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। सलीम चिश्ती का टूम अकेला कंस्ट्रक्शन है जो कि व्हाइट मार्बल में है। ये अपने इंट्रिकेट जाली वर्क्स के लिए पॉपुलर है और हर साल सेंट के डेवोटीज इसे विजिट करने आते हैं। फतेहपुर सीकरी को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट नामित किया गया था। नेक्स्ट कल्चरल साइट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। तुंगभद्रा रिवर के सदर्न कोस्ट पर सिचुएटेड हम्पी विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था।
पर्शियन और यूरोपियन ट्रैवलर्स के ट्रैवल अकाउंट्स के अनुसार हम्पी विजयनगर एक प्रॉस्परस, वेल्थी और ग्रैंड सिटी थी। इसमें कई टेम्पल्स, फार्म्स और ट्रेडिंग मार्केट्स थे। पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक के अनुसार हम्पी मिडीवल वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिटी था, बीजिंग के बाद। विजयनगर और हम्पी की वेल्थ के कारण यहां पर्शिया और यूरोप जैसे दूर के इलाकों से ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स आया करते थे। 1565 में बैटल ऑफ तलीकोटा में विजयनगर की हार के बाद डेक्कन सल्तनत ने 6 मंथ्स तक हम्पी को प्लंडर किया। इसके कारण सिटी को अबैंडन कर दिया गया था। 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने इस सिटी को दोबारा डिस्कवर किया। हम्पी का ग्रैंडियर और कल्चर, यहाँ के रूइंस जिसमें टेम्पल्स, मॉस्क्स, सिविल और मिलिट्री बिल्डिंग्स एटसेट्रा हैं से क्लियरली दिखता है। हम्पी के कुछ नोटेबल मॉन्यूमेंट्स हैं। विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा, जिन्हें शिवा का रूप भी माना जाता है, विजयनगर के गार्डियन डेटी थे। वैसे तो विरूपाक्षा टेम्पल विजयनगर एम्पायर से पहले ही बना था, लेकिन विजयनगर किंग्स ने इसको एनलार्ज किया और इलैबोरेट स्कल्पचर से डेकोरेट किया। टेम्पल में मंडप, गर्भगृह, सब्सिडियरी श्राइन्स के अलावा 3 एंट्रेंसेस डोर्स या गोपुरम्स हैं। विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर विट्ठल टेम्पल के अलावा कई हॉल्स, पवेलियंस और दूसरे अन्य टेम्पल्स भी हैं। लेकिन सबसे फेमस है स्टोन चैरियट, जो कि आज कर्नाटका टूरिज्म का ब्रांड सिंबल भी है। विट्ठल टेम्पल विट्ठल देव को डेडिकेटेड है, जिन्हें विष्णु का फॉर्म माना जाता है। लोटस महल। लोटस महल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का फाइन एग्जाम्पल है। माना जाता है कि यह क्वीन और रॉयल लेडीज के लिए बनाया गया था। हम्पी के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया था। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान स्टेट के अंदर 100 से ज्यादा फोर्ट्स हैं, जिन्हें हिल्स या माउंटेनस टेरेन में कंस्ट्रक्ट किया गया है। इनमें से 6 फोर्ट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया है, जिन्हें कलेक्टिवली हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान कहते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड राजस्थान के फोर्ट्स हैं चित्तौड़गढ़ में लोकेटेड चित्तौड़ फोर्ट, कुंभलगढ़ में लोकेटेड कुंभलगढ़ फोर्ट, सवाई माधोपुर में लोकेटेड रणथंबोर फोर्ट, जैसलमेर में लोकेटेड जैसलमेर फोर्ट, जयपुर में लोकेटेड आमेर फोर्ट और झालावाड़ में लोकेटेड गागरौन फोर्ट। इनका कंस्ट्रक्शन 8th से 18th सेंचुरी के बीच में राजपूत राजाओं के द्वारा किया गया था। ये फोर्ट्स लैंडस्केप्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, हिल्स और डेंस फॉरेस्ट्स जैसे नेचुरल डिफेंसेस को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान को 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया था। नेक्स्ट कल्चरल साइट है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन चोला डायनेस्टी के किंग्स के द्वारा किया गया था। 11th से 12th सेंचुरी एडी के बीच में चोला एम्पायर अपने पीक में था और इसका एक्सटेंट साउथ में श्रीलंका से लेकर नॉर्थ में कृष्णा गोदावरी बेसिन तक था। चोला किंग्स के द्वारा कई टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए। इनमें 3 काफी पॉपुलर हैं, जिन्हें ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप में द्रविडियन आर्किटेक्चर के ग्रैंडियर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 टेम्पल्स हैं तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल, गंगईकोंडा चोलापुरम का बृहदेश्वर टेम्पल और दरसुरन में लोकेटेड ऐरावतेश्वर टेम्पल। तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और इसे राजा चोला वन ने 1003 से 1010 एडी के बीच बनवाया था। इस टेम्पल के स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस और पेंटिंग्स शैविज्म के अलावा वैष्णविज्म और शक्तिज्म ट्रेडिशन को भी रिप्रेजेंट करती हैं। ग्रेनाइट से बने इस टेम्पल का विमान साउथ इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट है। टेम्पल में मैसिव कॉरिडोर और इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग है। गंगईकोंडा चोलापुरम का बृहदेश्वर टेम्पल भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और अपने काउंटरपार्ट तंजावुर के टेम्पल से सिमिलर है। इसे राजेंद्र वन ने 1035 एडी में बनवाया था। गंगईकोंडा चोलापुरम को एक्चुअली राजेंद्र वन ने नॉर्थ के पाला किंग्स को वॉर में हराने के बाद बनवाया था। ये पुराने चोला कैपिटल तंजावुर से अराउंड 80 किलोमीटर्स की दूरी पर है। दरसुराम का ऐरावतेश्वर टेम्पल को राजराजा 2 ने 1150 एडी में बनवाया था।
ये सक्सेसिव चोला किंग्स के द्वारा बनवाए गए टेम्पल्स में से लास्ट ग्रेट टेम्पल था। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया था। नेक्स्ट कल्चरल साइट है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली। जब मुगल रूलर शाहजहां ने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट की तो उसने एक नया शहर शाहजहानाबाद बसाया। शाहजहानाबाद को आज ओल्ड दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अपने बसाए नए शहर में शाहजहां ने अपने और अपनी फैमिली के लिए जो फोर्ट बनवाया उसे ही रेड फोर्ट कहते हैं। धीरे धीरे रेड फोर्ट पूरे भारत पर मुगलों के साम्राज्य का सेंटर बन गया। 1857 के रिवोल्ट के पहले तक लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर रेड फोर्ट में ही रहते थे, इसलिए रेड फोर्ट इंडिया की सॉवरेनिटी से अटैच हो गया। ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस के बाद अब हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से ही तिरंगा फहराते हैं। रेड फोर्ट के अंदर कई मॉन्यूमेंट्स हैं जो मुगल आर्किटेक्चर के ग्रैंडियर को रिप्रेजेंट करते हैं। दीवाने आम में एम्परर कॉमन लोगों से मिलते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते थे। दीवाने खास प्राइवेट ऑडियंस के लिए यूज होता था। वहां एम्परर केवल अपने मिनिस्टर्स से मिलते थे। दीवाने खास में ही पीकॉक थ्रोन रखा था। पीकॉक थ्रोन मुगल एम्परर का ज्यूल्ड थ्रोन था जिसमें फेमस कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था। 1739 में नादिर शाह ने जब रेड फोर्ट प्लंडर किया तो पीकॉक थ्रोन को अपने साथ पर्शिया ले गया। रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट्स के बाद आइए अब कुछ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखते हैं। नेचुरल साइट्स। सुंदरबंस नेशनल पार्क। रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाने वाला सुंदरबंस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में रिवर गंगा के द्वारा बनाए गए सुंदरबंस डेल्टा में लोकेटेड है। सुंदरबंस इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं और ये मोस्टली डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड रहता है। इस पार्क में एंडेंजर्ड रॉयल बंगाल टाइगर्स के अलावा गैंजेटिक डॉल्फिन्स, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर्स और दूसरे मैमल्स और एम्फिबियन स्पीशीज भी पाई जाती हैं। सुंदरबंस में रेयर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं। एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ और बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने में सुंदरबंस का इंपॉर्टेंस देखते हुए इसे 1987 को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया था। नेक्स्ट नेचुरल साइट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में लोकेटेड है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और यह पार्क 1000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा एरिया में स्प्रेड है। पार्क के अंदर की एल्टीट्यूड 1500 से 6000 मीटर के बीच वेरी करती है, जिसके कारण ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क न्यूमरस फ्लोरा और करीब 375 फॉनल स्पीशीज का होम है। 2014 में यूनेस्को ने इसे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला था। नेक्स्ट नेचुरल साइट है केओलादेव नेशनल पार्क। केओलादेव नेशनल पार्क, जिसे पहले भरतपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी कहा जाता था, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। केओलादेव का नाम एक्चुअली में केओलादेव या शिव टेम्पल के कारण पड़ा, जो कि नेशनल पार्क के अंदर ही लोकेटेड है। यह हेरिटेज साइट होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट रामसर साइट भी है। रामसर साइट ऐसे वेटलैंड्स की लिस्ट होती है जो इकोलॉजी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण थ्रेटेंड हैं। केओलादेव नेशनल पार्क भी थ्रेटेंड लैंडस्केप्स में से है, क्योंकि इसकी फीडर रिवर गंभीर पे अपस्ट्रीम में डैम बन गया है। डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद केओलादेव में फ्रेश वाटर फ्लो कम हो गया है। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर्स और एनवायरमेंटलिस्ट्स के कहने पर गवर्नमेंट अब नेशनल पार्क के लिए एडिक्वेट फ्रेश वाटर रिलीज करती है। केओलादेव इंपॉर्टेंट एवीफोना सैंक्चुरी है। यहां हर साल thousands of rare और endangered migratory birds विंटर्स में नेस्टिंग के लिए आती हैं। केओलादेव नेशनल पार्क में आने वाले कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स क्रेन्स, पेलिकन्स, हॉक्स, गीज, डक्स एटसेट्रा हैं। साथ ही यहां कई ब्यूटीफुल एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे गोल्डन जैकल, स्ट्राइप्ड हाइना, जंगल कैट, नील गाय, ब्लैक बक, फिशिंग कैट, वाइल्ड बोर एटसेट्रा।
केवलादेव को 1982 में नेशनल पार्क और 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया। नेक्स्ट नेचुरल साइट है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के हिल्स गुजरात से तमिलनाडु तक मोर देन 7,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेड हैं। ये इंडिया के 6 स्टेट से पास करता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये हिमालय से जियोलॉजिकली ओल्डर हैं और इन्हें वर्ल्ड के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में से एक माना जाता है। इसका मतलब है कि वेस्टर्न घाट्स में पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी अनपैरेलल्ड है। साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटी से इनको खतरा भी है। माना जाता है कि वेस्टर्न घाट्स एटलीस्ट 325 ग्लोबली थ्रेटेंड फ्लोरा फौना, बर्ड्स, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और फिश स्पीशीज का होम है। इसके साथ ही इंडिया के मॉनसूनल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी वेस्टर्न घाट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। आज वेस्टर्न घाट्स कई प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर एटसेट्रा के कारण थ्रेटेंड हैं। वेस्टर्न घाट्स का डिस्ट्रक्शन न केवल इकोलॉजी के लिए बल्कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी खतरनाक है। हाल ही में केरला अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स फेस कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट रीजन इसका यह भी है कि कई जगह पर वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट को काटकर ह्यूमन सेटलमेंट्स बसा दिए गए हैं। इससे फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स जैसे हैजर्ड्स का खतरा बढ़ जाता है। वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के कारण इसे 2012 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। इंडिया में एक साइट को यूनेस्को ने मिक्स्ड कैटेगरी में डाला है। इसका मतलब है कि इसकी नेचुरल इंपॉर्टेंस के साथ साथ कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। आइए मिक्स्ड साइट के बारे में जानें। आइए अब इंडिया में इकलौता मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जानें। मिक्स्ड साइट्स। कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में लोकेटेड है। ये इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क के अंदर ही वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, जिसकी हाइट 8,586 है, लोकेटेड है। कंचनजंगा नेशनल पार्क एक्चुअली में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया है। ये बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड में अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है। कंचनजंगा का 86% पार्ट एल्पाइन रीजन में लोकेटेड है और बाकी पोर्शन हिमालयन वेट टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। इसके कारण यहां की बायोडायवर्सिटी काफी रिच है। कंचनजंगा में पाए जाने वाले कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं रेड पैंडा, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर, मस्क डियर, ग्रेट टिबेटन शीप एटसेट्रा। तिब्बत से पास होने के कारण पार्क में कई बुद्धिस्ट स्तूपास और मॉनेस्ट्रीज भी हैं, जिसके कारण पार्क की कल्चरल इंपॉर्टेंस भी काफी है। नेचुरल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के कारण ही कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने 2017 में इसे मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज की कैटेगरी में डाला था। आइए अब जल्दी से समरी देख लेते हैं। समरी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इंडिया में यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेटेड कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखा। ये सारी साइट्स केवल इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के कल्चरल हेरिटेज के लिए भी वैल्यूएबल हैं। ये हमारी कंट्री के रिच कल्चरल और नेचुरल हिस्ट्री को पोर्ट्रे करती हैं। दोस्तों, आपने इसमें से कितनी साइट्स को देखा है? गवर्नमेंट देखो अपना देश प्रोग्राम के तहत डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि मालदीव्स, यूरोप जैसी डेस्टिनेशन से पहले हम अपना देश घूमें और देखें। दोस्तों, ये देश इतना बड़ा, सुंदर और डाइवर्स है कि ये आपको अचंभित कर देगा। तो अगली बार मालदीव्स का टूर प्लान करने से पहले देखो अपना देश।